नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 7वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है साठोत्री कविता। साठोत्री कविता का मतलब है 60 के बाद की कविता। जो 60 के बाद यानी 1960 के बाद में जो भी कविता की रचना हुई है वो किस में आ रही है? साठोत्री कविता के अंदर है वो। साठोत्री कविता में आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को है वो पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है जिनकी एक कविता है जिसका नाम है भेड़िया। बहुत ही सुंदर कविता है जिसको है वो आज हम देखेंगे या उसका हम अध्ययन करेंगे। देखिएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कविता है जिसका नाम है भेड़िया। यहाँ पे ये जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, इनकी जो ये कविता है भेड़िया, ये बहुत ही सरल भाषा में है, यानी खड़ी बोली में लिखी गई। इसके जो शब्द है बहुत ही साधारण शब्द है, आम बोलचाल के शब्द है। इनमें कई देशज शब्दों का भी प्रयोग है, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन ये जो कविता है ये प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीकात्मक कविता में ये जो भेड़िया है वो किसका प्रतीक है? भेड़िया एक शोषक वर्ग का प्रतीक है। जो शोषण करने वाले लोग हैं, जो अत्याचार करने वाले, जो दमन करने वाले लोग हैं, उसका प्रतीक क्या है? ये भेड़िया उसका प्रतीक है। और यहाँ पे जो मसाल जलाने वाले लोगों के यानी आम जो लोग हैं जो इकट्ठे होकर के उनके पीछे है वो, तो उन लोगों की है वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो भेड़िया है वो किसका प्रतीक है? अत्याचारी, दमनकारी या शोषक लोगों का, यानी शोषण करने वाले जो है उनका ये प्रतीक है। तो कविता बहुत ही सिंपल भाषा में है वो लिखी गई है। देखते हैं, देखो। भेड़िया गुर्राता है, भेड़िया गुर्राता है, तुम मसाल जलाओ। भेड़िया गुर्राता है, तुम मसाल जलाओ। उसमें और तुम में यही बुनियादी फर्क है। भेड़िया गुर्राता है यानी भेड़िया का मतलब यहाँ शोषक वर्ग जो अत्याचारी होता है, दमनकारी होता है, आम लोगों को, सामान्य लोगों को डराता है, यानी डरा करके अपना मतलब है वो सिद्ध करता है। तो यहाँ पे तुमसे यानी सामान्य लोगों से है। तुम का मतलब क्या है? यहाँ पे सामान्य जन से है। तुम मसाल जलाओ, यानी ये जो मसाल है जन जागृति, यानी लोगों को जागृत करो, लोगों को उनके विरुद्ध है वो खड़ा करो, तो इसका ये प्रतीक है। तो तुम मसाल जलाओ, उसमें और तुम में, यानी उसमें यानी उस शोषक वर्ग में और सामान्य लोगों में यही फर्क है। क्या फर्क है? यही बुनियादी फर्क है। क्या? कि वो भेड़िया मसाल नहीं जला सकता। भेड़िया मसाल नहीं जला सकता, यानी शोषक वर्ग जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकता, जन चेतना जागृत नहीं कर सकता, लोगों को है वो जागृत नहीं कर सकता। लेकिन आम जो लोग हैं, सामान्य जन है, ये जागृत हो सकते हैं और उनके खिलाफ है वो एक आंदोलन, एक जन जागृति है वो पैदा कर सकते हैं। अब तुम मसाल उठा, भेड़िए के करीब जाओ, भेड़िया भागेगा। यानी अब तुम मसाल जला करके, यानी मसाल जलाने का मतलब है यहां लोगों को जागृत करके, लोगों को तुम किस ओर? उस भेड़िए के विरुद्ध लेकर के जाओ, उसके तरफ जाओ, इकट्ठे होकर के तुम है वो उसका विरोध करो। भेड़िया भागेगा। भेड़िया निश्चित तौर पे, यानी शोषक वर्ग वो जो दमनकारी है, अत्याचारी है, वो आपसे डर के है वो भाग जाएगा। भेड़िया निश्चित तौर पे भागेगा, यानी वो दमनकारी व्यक्ति, अत्याचारी है, वो है वो वहां से भाग खड़ा होगा। प्रसंग में है वो आप ध्यान से देखना है किस तरीके से लिखेंगे इसका प्रसंग। यह कविता हिंसक, शोषक, दमनकारी ताकतों के विरुद्ध आम आदमी को संगठित करने का संदेश देती है। ये जो कविता है हिंसक, शोषक, दमनकारी जो ताकतें हैं उनके विरुद्ध आम आदमी को संगठित करने का संदेश देती है। प्रस्तुत अंश वास्तविक मनुष्य एवं मनुष्य के भेष में भेड़ियों के बीच अंतर किया गया है। यानी एक तो वास्तविक मनुष्य है और एक मनुष्य के भेष में जो भेड़िए हैं उनमें आपस में अंतर है वो किया गया है। और भेड़ियों के विरुद्ध आम जन को संगठित होने के लिए कहा गया है कि आम लोग जो है, आम जन जो है, इन भेड़ियों के विरुद्ध क्या हो जाओ? संगठित हो जाओ। तो संगठित होने की इसमें बात कही है। व्याख्या में देखिए, कविता के इस अंश को पढ़ने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे, कविता के जो इन पंक्तियों को पढ़ने से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कवि द्वारा भेड़िए की हिंसक क्रूरता
के विरुद्ध इंसानों को एकजुट होकर मशाल जलाने की बात कही गई है। यानी ये जो कवि के द्वारा ये कि ये जो भेड़िए है, ये जो हिंसक जो दमनकारी लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, उनके हिंसक क्रूरता के विरुद्ध इंसानों को एकजुट होकर मशाल जलाने की बात कही गई है। आप जानते हैं कि आग जलाने की कला इंसान ने सदियों पहले सीख ली थी। आग जलाने की जो कला है वो इंसान ने कब सदियों पहले है वो सीख ली थी ये कला। पशु आज तक आग नहीं जला सकता, पशु आज भी आग नहीं जला सकता। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो आग जलाना जानता है, बल्कि वह आग से डरता है। कौन? भेड़िया जो जानवर है वो आग से डरता है। और भेड़िया यहाँ पे एक हिंसक जानवर का प्रतीक, हिंसा करने वाला हिंसक जानवर है। और यहाँ पे शोषक जो वर्ग है या दमनकारी अत्याचारी जो लोग हैं वो भी एक हिंसक है। वो लोगों को डरा करके अपना है वो मतलब सिद्ध करते हैं, अपना उल्लू सीधा है वो करते हैं। इसलिए हिंसक भेड़ियों के विरुद्ध मशाल जलाने की बात कही है। यानी हिंसक भेड़ियों के विरुद्ध क्या जलाने की बात कही है? मशाल जलाने की बात कही है। कविता में भेड़िया शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक अर्थ में किया गया है। यानी कविता के अंदर जो भेड़िया शब्द का प्रयोग हुआ है वो प्रतीकात्मक अर्थ में है, क्योंकि ये किसका प्रतीक है? शोषक वर्ग का प्रतीक है, दमनकारी लोगों का प्रतीक है, हिंसक लोगों का प्रतीक है, जो अत्याचारी है उनका है वो ये प्रतीक है। भेड़िया उस वर्ग का प्रतीक है जो अपनी हिंसा, क्रूरता और लालच से व्यापक जन समुदाय को डराकर उसके अधिकारों को छीन लेता है। यह कविता सामान्य जन को भेड़िए जैसे हिंसक, क्रूर, लालची लोगों से लड़ने का साहस जगाने का काम करती है। आप ये जानते हैं कि भेड़िया एक जंगली जानवर है। भेड़िया एक जंगली जानवर है। ये हिंसक और क्रूर पशु है। ये कैसा? हिंसक और क्रूर पशु है। हिंसता और क्रूरता पाश्विक प्रवृत्ति है। यानी ये है वो पाश्विक प्रवृत्ति। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह गुर्राता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो क्या करता है? गुर्राता है। जैसा कि हम संकेत कर चुके हैं कि यहाँ भेड़िया केवल एक पशु नहीं है, केवल एक पशु की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक प्रतीक भी है, एक प्रतीक भी है। दमन, शोषण, अत्याचार यानी अन्याय और अत्याचार जैसे जन विरोधी कार्यों में लिप्त लोगों का ये जो भेड़िया है किसका प्रतीक है? दमन शोषण का प्रतीक है, अन्याय का प्रतीक है, अत्याचार जैसे जन विरोधी कार्यों में लिप्त उन लोगों का प्रतीक है। इसका केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि किसी भी तरह वर्चस्व कायम रहे, किसी भी तरह से दबदबा है वो उनका कायम रहे, स्वार्थ की पूर्ति होती रहे। यानी उनके स्वार्थ की है वो पूर्ति होती रहे। कविता की दूसरी पंक्ति में कवि ने तुम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। कौन से सर्वनाम का? तुम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। तुम वह जन सामान्य है जो सदियों से शोषित, अन्याय का शिकार, पीड़ित, उपेक्षित और शोषित जीवन जीने के लिए विवश है। इन्हीं मामूली लोगों से मशाल जलाने का आग्रह कवि कर रहा है। तो तुम किसका प्रतीक है? जन सामान्य का है वो प्रतीक है, जो हमेशा से ही शोषित रहा है, दबा हुआ रहा है, हमेशा से ही पीड़ित रहा है, उपेक्षित रहा है। इन सब चीजों का जो शिकार है वो यहाँ पे कवि ने तुम कह करके तुम सर्वनाम से संबोधित किया है। यहां मशाल भी प्रतीकात्मक है। यहां मशाल भी क्या है? प्रतीकात्मक है। संगठित होने की चेतना को जागृत करने की शक्ति सामान्य जन के पास होती है। यानी मशाल किसका प्रतीक है? कि संगठित होने की चेतना को जागृत करने की जो शक्ति सामान्य जन के पास होती है, न कि अत्याचारी, शोषक या दमनकारी सत्ता के पास होती है। इसलिए कवि ने पाश्विकता और मानवीयता में बुनियादी फर्क को रेखांकित किया है कि पाश्विकता में और मानवीयता में क्या बुनियादी फर्क होता है, यह कवि ने समझाने की इसमें कोशिश की है। तुम मशाल जला सकते हो जबकि भेड़िया इस आग से डरता है, जबकि भेड़िया इस आग से डरता है।
इस अंश की अगली पंक्ति में कवि ने मसाल उठाकर भेड़िए के सामने जाने की बात कही है, कि मसाल उठाकर भेड़िए के सामने जाने की बात कही है। सदियों से जिसने सामान्य जन को डराकर अपनी सत्ता बनाए रखी थी, आज वह आज अपने सामने विरोध की मसाल देखकर भयभीत है। यानी विरोध की मसाल देखकर के आज क्या है? भयभीत है। कवि का दृढ़ विश्वास है कि मसाल देखते ही भेड़िया भाग खड़ा होगा। मसाल देखते ही भेड़िया क्या होगा? भाग खड़ा होगा। संगठित शक्ति का सामना करना किसी भी क्रूर अमानवीय सत्ता के लिए एक चुनौती होती है। यानी जो संगठित शक्ति होती है, एकत्रित होकर के जब लोग एक साथ में संगठित होकर के जब जाएंगे, तो उसका सामना करना किसी भी क्रूर मानवीय सत्ता के लिए एक चुनौती होती है। कवि का जनशक्ति में दृढ़ विश्वास है, इसलिए वह निश्चय पूर्वक कहता है भेड़िया भागेगा। इसमें कवि का निश्चित तौर पे विश्वास जागृत है कि भेड़िया भागेगा, निश्चित रूप से है वो भाग जाएगा। आगे आप दुष्यंत कुमार की कविता पढ़ेंगे, इससे अगले भाग में है वो हम दुष्यंत कुमार की कविता पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने अपने नहीं तो किसी और के सीने में ही आग जलने की बात कही है। और यहाँ भी इस कविता में भी आग जलने का अर्थ है अन्याय, दमन और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने की चेतना जगाना। आगे देखते हैं। करोड़ों हाथों में मसाल लेकर एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो। करोड़ों हाथों में, यानी करोड़ों लोगों के हाथों में, करोड़ों लोगों को जनजागृत करके एक एक झाड़ी, यानी यहाँ पे जो झाड़ी है ये किसका प्रतीक है? ये जो वो अत्याचारी, दमनकारी या जो शोषक वर्ग है, उनके उन अड्डों की बात है, उनके उन स्थानों की बात है जहां पे वो रहते हैं। तो एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो, सब भेड़िए भागेंगे। अब यहाँ पे देखो, भेड़िया नहीं, भेड़िए की बात हो रही है, तो यहाँ अब सब भेड़िए, यानी जितने भी लोग हैं जो दमनकारी, अत्याचारी है, वो सब लोग हैं वो वहां से भाग जाएंगे। फिर भागेंगे कहाँ? फिर उन्हें जंगल के बाहर निकाल दो। फिर उन्हें जंगल के बाहर निकाल दो, यानी उस बस्ती से उनको है वो कहाँ निकाल दो? बाहर निकाल दो। बर्फ में छोड़ दो, उन भेड़ियों को कहां छोड़ दो? बर्फ में छोड़ दो। भूखे भेड़िए, अब वहां पे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो भूखे भेड़िए आपस में गुर्राएंगे, यानी आपस में ही वो लड़ मर करके मर जाएंगे। एक दूसरे से आपस में ही है वो फिर लड़ना शुरू कर देंगे, तो एक दूसरे को चेत खाएंगे। भेड़िए मर चुके होंगे और तुम अब यहां पे अपनी स्वाभिमान के साथ में अपनी जिंदगी है वो बसर कर सकते हो। तो आगे देखते हैं। इस प्रसंग में है वो कविता के प्रस्तुत अंश में जनता को संगठित होकर आगे बढ़ने के लिए कहा है, यानी जनता है वो संगठित होकर के आगे बढ़े, इसके इसमें है वो बात कही है। यह जनता अपनी सामूहिक ताकत से भेड़ियों को इतना पीछे धकेल देती है कि वे भूखे ही, यानी भूख से व्याकुल होकर आपस में ही एक दूसरे का विनाश करने लगते हैं और जनता की जीत होती है। यानी जब सामूहिक ताकत है वो उनको दिखाई जाती है, तो वो सब है वो भेड़िए वहां से भाग जाएंगे, यानी सब वो जो अत्याचारी, दमनकारी जो लोग हैं वो वहां से भाग जाएंगे और आपस में ही लड़ मर करके है वो मर जाएंगे। व्याख्या में देखिएगा, आपने कविता के इस अंश का वाचन करते समय ध्यान दिया होगा कि कविता में पहले अंश में तो आपने देखा कि भेड़िया शब्द का प्रयोग हुआ, भेड़िया एक वचन में आया, लेकिन दूसरे अंश में भेड़िया की जगह क्या आया है? भेड़िए शब्द का प्रयोग बहुवचन में हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? आइए समझते हैं ऐसा क्यों हुआ है। आइए इसको है वो हम समझते हैं। आप जानते हैं कि अपने निजी हितों के लिए समाज का शोषण और दमन करने वाला कोई एक ही नहीं होता, बल्कि बहुत से लोग होते हैं। यानी जो सामान्य जो जन है, समाज है, तो समाज का शोषण करने वाला कोई एक ही व्यक्ति नहीं होता, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, किसी न किसी रूप में वो शोषण करते रहते हैं। तो यहाँ पे उसी का है वो ये भेड़िए जो शब्द का प्रयोग किया है वो उसका प्रतीक है। बल्कि बहुत से लोग होते हैं, ऐसे लोगों को कवि ने भेड़िए कहा है। ऐसे लोगों को कवि ने क्या कहा है? भेड़िए कहा है। आप जानते हैं कि भेड़िए जंगल की झाड़ियों में रहते हैं। भेड़िए कहाँ रहते हैं? जंगल की झाड़ियों में। और ये झाड़ियां उनके लिए
किले हैं, झाड़ियां ही उनके किले हैं यानी गढ़ है। जिस तरीके से कोई शोषक वर्ग है उसका भी एक किला यानी एक स्थान विशेष का पे है वो उनका अपना प्रभुत्व रहता है, तो वहां तो वे यहाँ अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, यानी भेड़िए अपने ही उस झाड़ियों में सुरक्षित महसूस करते हैं। वैसे ही जो अत्याचारी लोग हैं वो भी अपने ही क्षेत्र विशेष में है वो शेर बन करके रहते हैं, यानी दमनकारी नीतियों का वहीं है वो प्रयोग करते हैं। कवि का आग्रह है कि करोड़ों हाथों में मसाल थामकर इन झाड़ियों की ओर बढ़ने से ही ये भेड़िए भागेंगे। कवि का विश्वास है कि करोड़ों की संख्या में आम जनता ही ये कार्य कर सकती है, यानी करोड़ों की संख्या में आम जनता ही ये कार्य कर सकती है, इसके अलावा दूसरा कोई इसमें कोई कार्य नहीं कर सकता। इसी से शोषण समाप्त होगा। इसी से क्या होगा? शोषण। जब संगठित होकर के इसका विरोध करेंगे तभी शोषण है वो क्या होगा? समाप्त होगा। आम जन के जीवन में परिवर्तन संभव होगा। आम जन के जीवन में क्या संभव है? परिवर्तन संभव होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे समाज सदा के लिए इनसे मुक्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनसे समाज सदा के लिए क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। क्योंकि ये अन्यायी, शोषक और उत्पीड़क लोग कहीं दूसरे लोक से नहीं आते हैं, बल्कि हमारे बीच से ही कुछ लोग भेड़िए बनकर सामने आ जाते हैं। कुछ लोग क्या बनकर? भेड़िए बनकर के क्या आ जाते हैं? सामने आ जाते हैं। ऐसे स्थिति में आम जन को भेड़ियों के विरुद्ध बार बार सक्रिय होना पड़ेगा। कहीं किसी झाड़ी में, मांद में, किले में, महल में या हमारे आसपास कोई भेड़िया छिपा न रह जाए, इसकी पहचान जरूरी है। कवि का ऐसा दृढ़ विश्वास है, करोड़ों लोगों के मसाल उठा लेने से मानव विरोधी शक्तियां भागेंगी। मानव विरोधी जो शक्तियां हैं वो भाग जाएंगी। जब वे भागने लगे तो मसालधारी तब तक उनका पीछा करें जब तक कि जंगल की सीमा समाप्त न हो जाए और बर्फीला स्थान न मिल जाए। तमाम झाड़ियों से निकले भेड़िए बर्फ के यानी बर्फ के जब प्रदेश में एक दूसरे को देख गुर्राएंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, भूख के कारण एक दूसरे को नोच डालेंगे। शोषक ही शोषक की हत्या में लिप्त हो जाएंगे, यानी जो शोषक है वही शोषक की हत्या में क्या हो जाएगा? लिप्त हो जाएगा। एक दूसरे से ही वो लड़ करके मर जाएंगे। इस तरह से शोषकों के कुल का विनाश हो जाएगा तथा इस दमनकारी ताकतों का अंत हो जाएगा। ये जो इन दमनकारी जो ताकतें हैं उन सब का है वो अंत हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? जब करोड़ों लोग एक साथ संगठित होंगे, यानी अपने हाथों में मसाल लेकर के उनका विरोध करेंगे, तब ये सब समाप्त हो जाएगा। यहां और तुम से कवि का स्वप्न साकार हो रहा है। और तुम, ये जो प्रश्नवाचक शब्द है यानी जो चिन्ह है, इससे कवि का स्वप्न है वो क्या हो रहा है? साकार हो रहा है कि मानवीयता और सामूहिक चेतना की जीत होने वाली है। मानवीयता यानी मानवता की, तो मानवीयता और सामूहिक चेतना की जीत होने वाली है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें यह लिपिबद्ध होगा कि शोषित और पीड़ित जनता ने अत्याचारी सत्ता को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कविता के दोनों खंडों के अध्ययन के पश्चात आप समझ चुके होंगे कि कवि ने अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों की ओर संकेत किया है। यानी यहाँ पे सामाजिक स्थिति क्या रही होगी, आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, राजनीतिक स्थिति क्या रही होगी, इन सब की ओर है वो कवि ने क्या किया है? संकेत किया है। सदियों से आम जन के सामाजिक और आर्थिक शोषण के जिम्मेदार भेड़ियों के समाप्त किए बिना समता मूलक समाज की स्थापना संभव नहीं है। देश में जंगल राज कायम करने वालों का निडर होकर सामना करना बहुत आवश्यक है। देश के अंदर जो जंगल राज है, जंगल राज जिन्होंने कायम कर रखा है, तो जंगल राज कायम करने वालों का निडर होकर सामना करना बहुत आवश्यक है। भेड़ियों से
भागना समस्या का समाधान नहीं है, यानी उन भेड़ियों से, यानी उस शोषक वर्ग से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें भगाना समस्या का समाधान है। यानी उन शोषक वर्ग जो है उसका विरोध करना और उसको यहां हमारे समाज से समाप्त कर देना ही इस समस्या का क्या है, समाधान है। अब इसका भाव सौंदर्य देखते हैं। भेड़िया शीर्षक कविता प्रतीकात्मक है, ये तो हम जान ही चुके हैं कि यहाँ भेड़िया है वो किसका प्रतीक है, शोषक वर्ग का प्रतीक है, यानी अत्याचारी दमनकारी उस व्यक्ति का प्रतीक है जो समाज में है वो लोगों पे अपना प्रभुत्व यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक है वो जाने को तैयार रहता है। भेड़िया शोषक वर्ग का प्रतीक है। शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार आदि मनुष्य विरोधी कार्यों से यह वर्ग अपना वर्चस्व कायम रखता है। यह वर्ग परजीवी होता है, यानी दूसरे पे ही निर्भर रहता है, दूसरे पे ही ये जीवित रह सकता है, खुद है वो कार्य नहीं। तो यहाँ पे ये किस वर्ग, किस तरीके का है, परजीवी वर्ग का है वो ये माना है। कवि ने संगठित किसानों, मजदूरों और संघर्षशील लोगों के प्रति अपनी गहरी आस्था दिखाई है। बदलाव की चेतना इसी वर्ग में उभरती है क्योंकि यह वर्ग सकर्मक होता है। कविता सामान्य जन से और पाठक से भी सीधे संवाद स्थापित करती है। कविता में पूछा गया प्रश्न आकर्षित करता है। कविता में जो पूछा गया प्रश्न है वो भी हमें आकर्षित करता है। यद्यपि कविता जो है अतुकांत है, इसमें ज्यादा तुक है वो नहीं है, तथापि इसमें लयात्मकता बनी हुई है। फिर भी इसमें क्या बनी हुई है, लयात्मकता बनी हुई है। कविता में इस बात पर जोर दिया गया है कि शोषण और दमन से मुक्त तभी हुआ जा सकता है जब लोगों में चेतना उत्पन्न हो, लोग है जागृत हो और संगठित हो। तो इस पे है वो ज्यादा जोर दिया गया है। समाज के पीड़ित और उपेक्षित वर्ग में पाश्विकता का निर्भीक होकर मुकाबला करने का साहस संचित हो। इस कविता की खूबसूरती यह है कि कवि ने शोषण करने वालों के विरुद्ध हिंसक आंदोलन की वकालत नहीं की है, बस उन्हें खदेड़ने की बात कही है। बस उन्हें क्या कही है, खदेड़ने की बात कही है। खदेड़े गए भेड़िए आपस में लड़ भिड़कर खुद मर जाएंगे। कवि का दृढ़ विश्वास है कि पाश्विक प्रवृत्ति पर मानवीय प्रवृत्ति की विजय होगी। तो ये उसका इसका भाव सौंदर्य है, भाव पक्ष है वो हमने देखा। इसके बाद में हम शिल्प सौंदर्य यानी कला पक्ष को भी देखते हैं। इसमें कविता में किस तरीके की चीजों का प्रयोग है वो हमें देखने को मिलता है। तो आपने ये देखा होगा कि कविता बहुत ही सिंपल भाषा में, सरल भाषा में है वो इसका लिखी गई है। तो कविता की भाषा कैसी है, सरल और सहज है। इसमें प्रयुक्त शब्द भी आसान और बोलचाल की भाषा के हैं। पूरी कविता में शायद ही ऐसा कोई शब्द होगा या ऐसा कोई कठिन शब्द हो जिसका अर्थ पाठक अथवा श्रोता के लिए अबूझ हो, यानी समझ में न आए। देशज शब्दों का खूब प्रयोग है। साथ ही क्रियात्मक शब्दों के प्रयोग में कवि को विशेष सफलता हासिल हुई है। इस कविता की भाषिक विशेषताओं में उल्लेखनीय है प्रतीकात्मकता, लयात्मकता और प्रभावोत्पादकता। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लिए कविता कला की बाजीगरी नहीं बल्कि लोक जीवन के यथार्थ से सीधे जूझने की एक प्रभावशाली कसौटी है। भेड़िया जैसी कविता से गुजरकर आम आदमी जीवन के यथार्थ से स्वाभाविक तौर पर रूबरू होता है। यह कविता के भाषाई सौंदर्य का सबसे सुंदर उदाहरण है। व्यापक संवेदना और गहरे आक्रोश को रूपायित करने की शक्ति सर्वेश्वर की कविता की भाषा की मूलभूत विशेषता है। यानी जो भेड़िया कविता है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो लिखी है, बहुत सिंपल और सरल भाषा में लिखी है, आम आदमी को ये समझ में आने वाली है। लेकिन यहाँ ये प्रतीकात्मक है। ये भेड़िया किसका प्रतीक है, शोषक वर्ग का प्रतीक है। और जो मसाल जलाने की बात है ये आम लोगों को जागृत करने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो आम लोग जब जागृत होंगे, संगठित होंगे,
तभी इन शोषण करने वाले लोगों का विरोध कर पाएगी और इसको समाज से है वो बाहर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये भेड़िया है वो कविता आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में है वो अगले भाग में है वो हम एक नई कविता को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, धन्यवाद।